विभागीय दायित्व के अधीन 0 से मतलब जन्म लेने से लेकर 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों का पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने का इनका काम है। और उसके बाद 6 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु में बच्चे, चूँकि हमारे नियमित जो विद्यालय हैं, चाहे वो राजकीय हैं चाहे वो निजी हैं, उनमें जाना शुरू हो जाते हैं, तो विद्यालयों के अंदर जो शिक्षा विभाग है वो इसका ध्यान रखता है, इनके स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से निगरानी रखता है। और इन दोनों को मिला करके जो हमारा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से ग्रास रूट लेवल के ऊपर सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी और जिला लेवल तक से इन बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में पूरा ध्यान रखता है, आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति करता है, आवश्यक जांचें करवाई जाती है, आवश्यक टीकाकरण कराया जाता है। तो इन सब चीज़ों का मकसद एक ही है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो भावी नागरिक हैं, ये पूर्णतः स्वस्थ रहें और कोरोना की किसी प्रकार की तीसरी लहर यदि आती है तो इससे ये बच्चे अछूते रहें, प्रभावित नहीं हो, इनको कोरोना का संक्रमण नहीं हो। इसके लिए ज़रूरी है कि इसका सर्वे करके जिले के अंदर कोई 15 लाख के करीब बच्चे हैं इस आयु वर्ग में, उनमें से सर्वे करके ये पता लगाना कि बच्चों का पोषण का स्तर क्या है, जिसमें एक तो पूर्णतः स्वस्थ बच्चा है, उसके अंदर किसी प्रकार की कुपोषण का लक्षण नहीं है, और एक वो बच्चे हैं जिनके अंदर किसी न किसी प्रकार की पोषण तत्व की कमी है, जिस कारण से वो कुपोषित बच्चों की श्रेणी में आ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर अवस्था में हैं, वो अति कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से, महिला बाल विकास की ओर से ऐसे पैमाने निर्धारित किए हुए हैं जिनके जरिए पता लगाया जा सके कि ये बच्चे कुपोषित हैं या अति कुपोषित हैं। इसके लिए एक जो है बाजू का माप लिया जाता है, स्ट्रिप होती है, ये आप सब लोगों को पता है। और ये स्ट्रिप 3000 स्ट्रिप जो है महिला बाल विकास विभाग को किसी अच्छे उदार बना दानदाता के माध्यम से ये उपलब्ध करवाई गई। इसके अंदर 3 रंग है, हरा रंग है, पीला है और लाल है। तो ये बाजू के ऊपर लगाने से, बाजू के बीच में से माप करने से और इसको घुमाने से यदि पीला कलर आ जाता है तो बच्चा कुपोषित है, और यदि ये लाल कलर में चला जाता है, लाल रंग में, रेड कलर में, तो बच्चा जो है अति कुपोषित की श्रेणी में आता है। तो दूसरा जो पैरामीटर होता है वो रहता है बच्चे का वजन है, उसकी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट है, और बाकी उसके जो अपीयरेंस है, देखने से भी पता लगता है कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे बहुत कुछ पता लग जाता है, तो उसका पता लगाना। और दूसरा इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो हमारी बेटियों, किशोरी जो बालिकाएं हैं, उनके अंदर किशोरावस्था के अंदर खून की कमी होने की संभावना रहती है, तो उनका पता लगाना। और उन बच्चियों को देखने से, उसका वजन लेने से जी पता लग जाता है कि इनके अंदर अभी रक्त की अल्पता है, जितना हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए उतना नहीं है। सामान्य तौर पे 11 से नीचे होता है तो वो हीमोग्लोबिन की मात्रा उनमें कम मानी जाती है। तो उसके लिए भी एक दवाइयों का किट बनाया हुआ है, उस किट का वितरण करना है पता लगाने के बाद। इसी प्रकार जैसा मैंने पहले कहा कि जो बच्चे कुपोषित हैं उनके लिए पोषण किट तैयार किया गया है, जो कि दानदाताओं के, दानवीरों के सहयोग से, जन सहयोग से तैयार करवाए जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। वो उनको बांटे जाने हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाना है, सर्वे को बड़ी तत्परता से करना है। और इसमें एक सर्वे और जो कॉमन सर्वे है, जनरल सर्वे है, वो किया जा रहा है। अभी तीसरा चरण, कहीं कहीं चौथा चरण भी चालू हो गया है जिले में। उसका मकसद कोविड के दरमियान जो ILI, जो सिम्टोमेटिक व्यक्ति हैं, उनमें बच्चे, बूढ़े, युवा सब शामिल है। तो जो भी हमारी सर्वे टीम वहाँ जाती है उसको 3-4 प्रश्न घर वालों से पूछने होते हैं। पहला प्रश्न कि घर के अंदर आपको किसी को खांसी, बुखार, किसी प्रकार की
जो है जुकाम टाइप ऐसी कोई स्थिति है, कोई बीमारी के किसी प्रकार के कोई लक्षण है या नहीं है, या सभी स्वस्थ है, ये पूछना होता है। यदि वो बताते हैं तो उनको आंखों से देखना होता है कि भाई उसकी क्या स्थिति है। और फिर पूछा जाता है कि आपके घर में किशोरी बालिका है, उस बालिका की भी जानकारी लेनी होती है। और इसके अलावा घर के अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों के बारे में भी जानकारी लेनी होती है। और जैसा मैंने कहा कि उनके पोषण के स्तर का पता लगाना होता है। इसलिए जो है, और एक और चीज है कि जो टीकाकरण अभी चल रहा है, टीकाकरण एक कवच है। जैसे बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये कहा है कि टीकाकरण वैसा ही है जैसा मोटरसाइकिल पे चलने पे हेलमेट है। हेलमेट लगाने पर सामान्य तौर पे सही मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता है, खुदा न खास्ता हो जाए तो सिर में चोट नहीं लगती, जानलेवा नहीं होता और आप बच जाते हैं। तो टीका लगाया हुआ है तो पहली बात संक्रमण कोविड का होगा नहीं, और कोविड का संक्रमण हो गया तो उसकी मारक क्षमता उतनी नहीं होगी कि वो आपकी जान ले ले। ये इसकी मोटी मोटी बात है। ऐसा जो है बड़े बड़े डॉक्टर साहिबान ने अपने संबोधन के दौरान कहा, और हमने भी यदा कदा विभिन्न माध्यमों से सुना है। ये तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आप समझे, ये हेलमेट, क्योंकि अभी मोटरसाइकिलें गाँव में सब जगह हर घर में, तो हेलमेट वाली बात यदि कहोगे कि आप ये जो टीका है ये हेलमेट की तरह है, तो टीका लगाना है। अभी टीका जो उपलब्ध हो रहा है वो 60 साल से ऊपर वालों का, जो जिले के अंदर हम पूरे राजस्थान में टॉप पोजीशन में है। अच्छे टीके लग गए हैं यहाँ पर, करीब करीब 78% 60 से अधिक आयु के लोगों के टीके लग गए हैं। इसी प्रकार से 60% से अधिक टीके हमारे इसके 45 से ऊपर वालों के भी लग गए हैं। और अब 45 से अधिक वाले टीकाकरण का काम भी जोरों से चल रहा है, इसके टीके भी उपलब्ध है। अब 18 साल से 45-44 साल के बीच में उसके टीका, जब भी टीका वैक्सीन उपलब्ध होती है तब हम आपको अवगत कराते हैं और उनके भी टीके लगाए जाते हैं। तो आपको इस सर्वे के दौरान ये भी प्रश्न पूछना है। 3 प्रश्न पहले मैंने बता दिए कि आपको आईएलआई के बारे में पूछना, सबसे पहले पूरे परिवार के सदस्यों के बारे में। दूसरा प्रश्न आपको पूछना है किशोरी बालिका के बारे में। तीसरा प्रश्न पूछना है आपके बालकों के बारे में, जो बच्चे हैं 0 से 5 तक है या उससे बड़े 15 साल तक के हैं, उनके बारे में पूछना है, उनके पोषण का स्तर का पता लगाना है। और चौथा, आपके घर के अंदर, घर में किसी ने टीकाकरण कराया कि नहीं कराया। यदि कराया है तो बता दें कि कराया है, तो डोज भी साथ में लिख लें कि पहली डोज लगी है, दोनों लग गई है, ये भी आप नोट कर लें, तो ये संपूर्ण सर्वे हो जाएगा। अब आपके सर्वे के दौरान एक बात और कहूँगा, और फिर जो हमारा माइक है ये हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब और जितने अफसरान मेरे साथ विराजे हुए हैं इनको मैं हैंड ओवर करूँगा, ये आपसे बातचीत करेंगे। जो कॉमन जनरल सर्वे हो रहा है उसके अंदर दरअसल, आइए डॉक्टर साहब, आइए, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। उनका एक सुझाव था कि सर्वे आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन ऐसी पुख्ता व्यवस्था करिए सर्वे की ताकि आपको इस सर्वे को जो है साइकिल के रूप में करने की बजाय आपको पता रहे कि साहब किस जगह कौन बीमार कब हुआ या नहीं हुआ, किसकी क्या स्थिति है। इसके लिए ऑनरशिप थ्योरी से हमारे ग्राम पंचायत के अंदर ये जो काम कर रहे हैं वो हमारे पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीईओ साहब हैं, जो कि प्रधानाचार्य हैं, अपनी ग्राम पंचायत में सबसे बड़े अधिकारी हैं। और उनके नेतृत्व में ग्राम पंचायत स्तर के जितने राजकीय, संविदा आधारित, मानदेय आधारित जितने कार्मिक हैं उनके जरिए सब काम करवाया जा रहा है। कोविड के अंदर कोर ग्रुप बना हुआ है, उसके वो अध्यक्ष हैं, उनको पूरी तरह से नेतृत्व करने का, दिशा निर्देश देने का, समीक्षा करने की शक्तियां दी हुई है राज्य सरकार की तरफ से ही, और उनको पूरी संजीदगी से ये काम कराना है। फिलहाल हमारे विद्यालय बंद है, तो हमारे जो शिक्षक बंधु हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, उनका भी पूरी तरह से उपयोग इसमें किया जाना है। अच्छा, यही रहेगा। इससे पीओ साहिबान थोड़ी जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हैं पीओ। हाँ, तो पीओ साहिबान से मेरा निवेदन है, कृपया आप इस चीज को नोट कर लें कि आपकी पंचायत के अंदर बीएलओ है, बीएलओ भी
अधिकांश हमारे शिक्षक साथी या पंचायत सहायक या कहीं कहीं ग्राम विकास अधिकारी भी हैं या कोई लिपिक भी है, लेकिन ज़्यादा संख्या हमारे शिक्षक बंधुओं की है। आप बीएलओ का जो बीएलओ में सब मतदाताओं वगैरह का नाम रहता है, घरों का तो पता लग जाता है, घर का मुखिया कौन है। अब ये है कि 18 साल से कम है उनका नाम बीएलओ के पास नहीं है, लेकिन घरों के नाम तो है ही, मोहल्ले के नाम है, वार्ड के नाम है, सब है। तो आप अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी दे दें हर एक को कि भाई यहाँ इतने घरों की आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। आप सर्वे का काम करते रहें, लेकिन विशेष तौर पे ये जिम्मेदारी बाई ऑर्डर ये विभाजित कर दें कि ये 50 घर 70 घर जो भी आपको ठीक लगे आपके क्षेत्र में, वो जिम्मेदारी विशेष तौर पे बाई नामजद किसी कार्मिक को दे दे, ताकि वो उनके घरों के सभी जो मुखिया वगैरह परिवार के सदस्य उनके मोबाइल नंबर रख ले, चाहे तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना ले और उनके निरंतर संपर्क में रहे, और वहाँ समय मिलने पर आना जाना भी करे, वहाँ पर दौरा भी करे, और लगातार ये रखेंगे कि ये जिम्मेदारी मैंने ले ली है इतने घरों की, यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इसमें ये सर्वे जो जनरल सर्वे है और ये कुपोषित बच्चे, इनके सर्वे में कोई कुपोषण वाला आता है उसको पोषण किट का वितरण होता है, किशोरी बालिकाओं को जो है मेडिसिन किट का वितरण होता है, या आईएलआई पेशेंट है जो उनको आप मेडिसिन किट जो चिकित्सा विभाग द्वारा दिया जा रहा है, अभी किट भी बड़ी संख्या में बन रहा है, करीब जो है पहले दवाई कमी थी, अभी कोई 30,000 किट बनाने की क्षमता हमारे पास आ गई है, वो भी जल्द आपके पास आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ऑनरशिप इस तरह की आप स्थापित करिए ताकि एक परमानेंट व्यवस्था कोविड से मुकाबला करने की धरातल के ऊपर स्थापित हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बार बार जो सर्वे का राउंड है ये आसान हो जाएगा और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह पाएंगे कि साहब हमारे फला फला जो कार्मिक इसको देख रहे हैं और इनके घरों के अंदर इतने लोग बीमार हैं, इतने नहीं हैं, इतने कुपोषित बच्चे हैं, इतनी किशोरी बालिकाएं हैं जिनके अंदर जो है रक्त की कमी है, और इतनों को हमने मेडिसिन किट बांट दिए, और कई शेष रहे हुए हैं तो आप मांग भी कर पाएंगे कि साहब हमारे इतने परिवारों को अभी मेडिसिन किट का वितरण नहीं हुआ है या कहीं पोषण किट की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के जब ऑनरशिप हम ले लेते हैं, इलाके की ऑनरशिप, एरिया डोमिनेशन जिसको बोलते हैं, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर का शब्द है एरिया डोमिनेशन, बट यहाँ पर भी हम इसको पॉजिटिव वे में ये ले सकते हैं कि आप एरिया को डोमिनेट कर दें, एरिया को डेडिकेट कर दें किसी हमारे कार्मिक को, और समीक्षा आप करें। और बीएलओ का इसलिए कह रहे हैं कि बीएलओ के पास में आपके पूरे इलाके की जानकारी होती है, परिवारों की जानकारी होती है, उसको आप आधार बना लें, और कोई रजिस्टर वगैरह पंचायत के अंदर इस बाबत खोलना चाहे समीक्षा के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, तो आप जरूर उसको खोलें और उसका संधान करें। और इसमें जो तमाम कर्मचारी है, बहुत कर्मचारी ऐसा आया है कि एक पंचायत में 50-60 कर्मचारी कम से कम होता है, कम से कम होता है। तो ऐसा संभव नहीं होगा कि भाई आपको कर्मचारियों की कमी हो। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी जिले के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन में 33 पंचायतें नई बनी है, और जो विद्यालय है हमारा आदर्श विद्यालय हर एक ग्राम पंचायत में स्थापित है। तो जो पंचायत 1 से 2 होगी, हो सकता है कि एक पीओ साहब के पास में जो नवसर्जित पंचायत है उसका भी अतिरिक्त चार्ज हो, उसमें आने वाले गांव और लोग हैं वो भी आपकी सदारत में आते हैं, आपके परव्यू में आते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनके लिए कोई अलग पीओ की व्यवस्था करते हैं, ये संभव नहीं है। तो जहाँ पर भी जिले में 467 मूलतः पंचायतें थी और नवसर्जन के बाद में 33 पंचायतें और बढ़ी है, जिसकी जानकारी आपको पहले से है, और किसी को नहीं है तो कृपया करके ठीक ढंग से पता कर लें कि उनमें कौन कौन से राजस्व ग्राम सम्मिलित हुए हैं, कौन से परिवार सम्मिलित हुए हैं, कौन से बीएलओ के भाग सम्मिलित हुए हैं, ये सब आप देख लें, और देख करके भली भांति इस संबंध में अवश्य कार्रवाई करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम इस काम को जिले में इतना व्यवस्थित तरीके से, इतना परमानेंट तरीके से, मतलब स्थायी तौर पे ऐसा स्थायी व्यवस्था दे देंगे कि
कोविड के तीसरी लहर कहीं और ही आएगी, नागौर की सीमाओं में प्रवेश भी नहीं करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब बोलो सर कुछ। लो, डॉक्टर साहब को मुझे बोलना और क्या है वो? ये तो मैंने पहले ही कहा। एक मैं दुर्गा सिंह जी डीडी साहब के इनके आग्रह पर और जोड़ना चाहूँगा। मैंने मेरी बात पूरी कर ली थी, लेकिन एक चीज़ जो अभी जो सर्वे हो रहा है जिसमें करीब 1,56,000 1.5 लाख से ऊपर जो है परिवारों का बच्चों का सर्वे हो गया, लेकिन कुछ ऐसे हमारे ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर कुपोषित बच्चों की संख्या सर्वे के दौरान कम आई है। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वो पूरा ब्लॉक है, उसमें निवास करने वाले परिवार हैं, उनके पोषण का स्तर बहुत अच्छा है, बच्चों का भी पोषण स्तर अच्छा है, वो लोग हटे कट्टे हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही सुदृढ़ है। और अन्यथा कहीं न कहीं हमारे सर्वे किए जाने की जो प्रक्रिया है, क्रियाविधि है, कार्मिकों की जो तत्परता है, उसमें कोई कमी रही है, इसलिए ये आंकड़े कम आ रहे हैं। तो इसमें लाडनू के अंदर केवल 48 कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। कैसे संभव है कि जहाँ 30-35 पंचायतें हों, वहाँ पर आप केवल एक पंचायत में एक ही बच्चा मिले, या एवरेज के हिसाब से 1.5 आता है, लेकिन 1-2 बच्चे ही कैसे मिलेंगे? जाहिल के अंदर केवल 52 आए हैं। डेगाना जैसा बड़ा ब्लॉक है, डेगाना में केवल 32 है, मुंडवा में भी 63 है, मकराना में 61 है और खीवसर में 88 है। तो ये मात्रा बहुत कम है। ये मान के चलिए कि एक गवर्नमेंट जो चलती है वो आंकड़ों से चलती है, और आंकड़ों का जो विश्लेषण है उसके लिए सांख्यिकी विभाग बना हुआ है, राज्य स्तर भी बना हुआ है, जिला स्तर भी बना हुआ है, भारत सरकार के स्तर भी सांख्यिकी निदेशालय से लेकर बहुत बड़ा महकमा है। आंकड़ों का एकत्रण करना, फिर उनका विश्लेषण करना, फिर उनका परिणाम जारी करना, उसके आधार पर तमाम जो आयोजना है, जो प्लानिंग है, योजना है, वो बनती है और तमाम विभागों के लिए। तो और आंकड़ों में ये भी माना गया है कि प्लस माइनस 2% से ज़्यादा प्लस या माइनस नहीं हो सकता। तो आप भी देख लें कि जो जितने बच्चे हैं उसका 10% तो कुपोषित मिलते हैं, 10% तो कम से कम कुपोषित मिलते हैं। तो आप परसेंटेज निकाल लें कि आपके ब्लॉक के अंदर कितने बच्चे हैं, और उन बच्चों में जो है 10% नहीं आता है, तो आप पुख्ता जो है कंफर्म कर ले इसका कि भाई सर्वे सही हुआ है। हम मानते हैं कि सर्वे में कहीं कमी है, इसलिए आंकड़ों में कमी आ रही है। इसी प्रकार जो अति कुपोषित है, मान के चलिए कि भाई टोटल बच्चों का 1% या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पूरे ब्लॉक के अंदर एक भी अति कुपोषित बच्चा नहीं है। 1% लगभग मानते हैं कि अति कुपोषित, जिसको कि MTC सेंटर, वो MTC सेंटर क्या होता है आपको पता होगा। अन्यथा जो माल न्यूट्रिशनल बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट का सेंटर बना हुआ है। हमारे यहाँ JLN जो जिला अस्पताल है उसके अंदर ये सेंटर बना हुआ है, जो आपके एक विंग बनी हुई है, क्या बोलते हैं, MTC माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट। हाँ ट्रीटमेंट, वो तो MTC सेंटर बना हुआ है। और लेकिन MCS विंग है आपकी, MCS विंग बनी हुई है, उसके अंदर शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ जो वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ और जिले के अंदर सबसे बड़े बच्चों के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधार साहब हमारे साथ में हैं। और यहाँ जो MTC के अंदर रखने की 10-12 बच्चों की कैपेसिटी है, जिसके अंदर बच्चे के साथ आने वाले को रोजाना 100 रुपया सरकार की तरफ से देने का प्रोविजन है। लेकिन यदि बच्चे ज़्यादा आते हैं तो हम बच्चों के जो वार्ड है उनमें रख सकते हैं उनको, लेकिन ट्रीटमेंट तो बच्चों का जो आवश्यक है वो आपको कराना है। इसमें पूरी तरह से सारे प्रशासन का भी ध्यान है, चिकित्सा विभाग का भी विशेष फोकस है। इसका आप लाभ लें और इस संबंध में बच्चे के पोषण के स्तर को सुधारने के लिए दवाइयों से लेकर के उपचार से लेकर जो कुछ किया जाना है वो सब कुछ किया जाएगा, किया जा रहा है। इस पर आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद। एक वजन की मशीन, हाँ, एक हमने ये देखा है कि यहाँ 2829 आंगनवाड़ियाँ हैं जिले के अंदर, लेकिन वहाँ बहुत ही कम ये बच्चों की वजन लेने की जो मशीन है वो है लगभग है नहीं, और कहीं है भी तो खराब अवस्था में है। के पास होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से पोषण किटों की व्यवस्था कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं,
भूखे को भोजन दे रहे हैं, कहीं भूखा नहीं रहने दे रहे हैं। मतलब ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर नगर पालिकाओं में, और इवन नगर पालिकाएं स्वयं और ग्राम पंचायतें, और ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंच साहब, ग्राम विकास अधिकारी, और कोविड के लिहाज से और वैसे भी लिहाज से हमारे जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, जो पीईओ साहब है, इनके नेतृत्व में, इनकी दूरदर्शिता में के अंदर कोई तकलीफ नहीं आ रही है। जिले का जितना भी अच्छा काम हो रहा है वो आपके सब प्रयत्नों से, आपके कठोर परिश्रम से हो रहा है। तो आप 5 या 6 आंगनबाड़ी केंद्र अमूमन एक ग्राम पंचायत में रहते हैं। उन आंगनबाड़ी केंद्रों में हर एक केंद्र के अंदर जो वजन लेने की मशीन है, वो मशीन आप किसी दानदाता को, किसी दानवीर को, उदार मना को प्रेरित करके वहाँ दान दिलवाएं। उसका चाहे तो वो अपना नाम लिखवा सकता है, ऊपर कोई बुराई नहीं है, और इसका लोग आगे आ जाते हैं। ये कल का ही एक उदाहरण है, या पास में ये कुमारी गांव है, लोगों ने वहाँ पर वजन की मशीन, लाडेसर वजन मशीन, उसका नाम भी दे दिया उन्होंने, और साथ में बच्चों की हाइट मापने का भी दे दिया। कहने का मतलब बच्चों के लिए जो चीज़ों की जरूरत होती है लोग आगे आते हैं। और मैं यदि और इससे अधिक पुराना हमारा अनुभव आपके साथ शेयर करूं, जालोर जिले में अभी जो हमारे डॉक्टर सोनी साहब कलेक्टर साहब हैं, ये भी वहाँ थे, और मैं आज जिस पद पर वहाँ उसी हैसियत से वहाँ था। तो एक नंदघर के नाम से आईसीडी डिपार्टमेंट में आंगनबाड़ियों को गोद लेने की स्कीम चलाई थी, और हमने पूरे राजस्थान की सर्वाधिक नंदघरें जो है एक रिकॉर्ड कायम करके जालोर जिले में बनवा दिए। और एक तो ऐसा गांव था जिसके अंदर जाने पे लोगों ने झगड़ा कर लिया, आपस में झगड़ लिए, रात्रि चौपाल कराते थे हम, झगड़ लिए वहाँ। जो क्योंकि कलेक्टर साहब बाद में आते थे और पहले हम माहौल बना देते थे, लेकिन उस दिन माहौल खराब हो गया, उठ के आपस में झगड़ने लग गए। तो हमने कहा कि यहाँ तो कुछ नहीं होना। आंगनबाड़ियाँ की संख्या में 7 थी थोड़ा वो, लेकिन बाद में एक देवी का मंदिर था, हमने भी वहाँ पर हमारे एक साथी थे राजेंद्र सिंह पुरोहित, जो वो भी अच्छे वक्ता थे, तो ऐसी काव्यात्मक पंक्तियां सुना करके ऐसा माहौल बनाया कि लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो गया। बैठ कर ऐसी होड़ाहोड़ी मची कि उन आंगनबाड़ियों को धड़ाधड़ जो अगले 15 मिनट के अंदर सभी ने गोद ले लिया। हकीकत में वो, मैं इसलिए वाकया कई बार स्मृति पटल के ऊपर स्थायित्व ले लेता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपकी क्षमताएं हैं, और गुरुजन तो सब कुछ है, इंसान को सही इंसान बनाते हैं और कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं। इसलिए सभी आप गुरुजनों से बहुत ही आशा और अपेक्षा के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी सीओ साहब ने बताया कि अभियान लाडेसर में कुपोषित बच्चे भी उसमें शामिल है, एक योजना उसमें शामिल है, जिसमें 5 वर्ष से जो नीचे बच्चे होते हैं उसके लिए विशेष प्रोग्राम है अपने यहाँ पर। यहाँ उसको ट्रीटमेंट करने के लिए विशेष सेंटर है, उस सेंटर में आपको रेफ़र करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, और हम उस बच्चों का जो अति कुपोषित बच्चे होंगे उसका एमटीसी सेंटर में भर्ती करके उसको 10-15 दिन भर्ती रखना पड़ता है, और 10-15 दिन भर्ती रख के उसका हम यहाँ एमटीसी सेंटर में नागौर में ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज का जो एम यही है कि जो अति कुपोषित बच्चों को आपको चिन्हित करना है। वो पीपीटी नहीं चलाओगे, वो दिखे कैसे? अति कुपोषित बच्चे जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्क्रीन करो, और स्क्रीनिंग करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र करना है यहाँ पर। जो बच्चे अति कुपोषित होते हैं उनको रेफ़र करना आपको यहाँ पर, और क्या क्या क्राइटेरिया रेफ़र करने के वो आपको अभी बताएंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिन बच्चों को यहाँ पर रेफ़र करना है। तो आज का जो मेरे को आपको जो बताना है, रूट लेवल पर ये एक संदेश पहुँच जाना चाहिए कि किस बच्चे को, जो अति कुपोषित बच्चा है उसको आपको रेफ़र करना है, और जो कम्युनिटी लेवल पर जो ट्रीट हो सकता है, मैनेज हो सकता है, उस बच्चे को वहीं आपको मैनेज करना है। तो अपना सबसे जो एम है अभी, एक्यूट सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, सेम के बच्चे, सेम बोलते हैं उनको, जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं, उनका मेन ये अपना एम है कि उसका स्क्रीन करेंगे सबसे पहले तो कि वो बच्चा अति कुपोषित में श्रेणी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर अगर वो अति कुपोषित श्रेणी में आ रहा है तो अपने को उसमें एमटीसी सेंटर में उसको रेफ़र करना है। और तीसरा, फिर अगर हम यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे
ट्रीटमेंट करने के बाद में 10-15 दिन यहाँ बच्चे को एडमिट रखते हैं और उसकी जो साथ में पेरेंट्स होते हैं उसकी मदर को एक अलाउंस भी देते हैं, जो वेज अलाउंस होता है 100 रुपये पर डे देते हैं, और उनको खाने की व्यवस्था सारी यहाँ एमटीसी सेंटर में होती है, खाने की, नहाने की, रहने की सारी व्यवस्था होती है। और तो उसके बाद में जब हम यहाँ से एक निश्चित क्राइटेरिया के बाद उसको डिस्चार्ज करते हैं तो आपको उसको घर पर जाके आंगनवाड़ी जो वर्कर होते हैं उनको घर पर जाके उन बच्चों का फॉलोअप करना है, उनको देखना है वापस कि वो बच्चे टाइम टू टाइम हमारे पास वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे। हम उसको 15-15 दिन से वापस बुलाते हैं कि वो बच्चे 15-15 दिन से वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या उन बच्चों को कोई दूसरी कोई और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए और कोई दिक्कत हो जाए तो उन बच्चों को वापस भेजना होता है। तो ये इस प्रोग्राम का मेन एम ये होता है कि स्क्रीन करना और उसको रेफर करना और बाद में उसका कम्युनिटी लेवल पर फॉलोअप करना। तो चला नहीं क्या तो ये अगर जो सेम के बच्चे होते हैं, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले जो सेम बोल रहे हैं अपने इसको, तो इनकी मोर्टेलिटी और जो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है और बीमार होने की भी इसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। बीमार भी ज़्यादा होते हैं और मृत्यु रेट भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इसकी मृत्यु रेट होती है, जो नॉर्मली क्या जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं उनकी 23% तक, 23 से 25% तक मोर्टेलिटी रहती है। और जो बच्चे स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, उसमें बीमार होने की और भी ज़्यादा दर रहती है। लगभग 50% चांस रहते हैं कि वो बीमारी से बार बार ग्रसित होते रहते हैं। अगर आप इसको एमटीसी सेंटर में रेफ़र करोगे तो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो इसकी जो मोर्टेलिटी होती है तो वो काफ़ी कम कर देते हैं। 7 से 10% तक ट्रीटमेंट करके किया जा सकता है। पीपीटी चालू नहीं हो रही है, कोई बता। अच्छा, अपने पास क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिसके अनुसार अपने को बच्चे को नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। एक तो बच्चे की सबसे पहले एज देखते हैं अपने कि बच्चे की एज, वेट है। ठीक है सर, मैं बता दूंगा, हम बता देंगे। एज के अनुसार उसका कितना वेट होना चाहिए, है ना। एक तो ये क्राइटेरिया होता है। अपने पास 3 क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन अपने को यहाँ फॉलो एक क्राइटेरिया ही करना है। जैसे एज के अनुसार उसका वेट कितना होना चाहिए, या पर्टिकुलर एज के अनुसार उसकी हाइट या लंबाई, है ना, कितनी होनी चाहिए। या फिर एक थर्ड क्राइटेरिया और होता है अपने पास, उसमें अपना इसको एज के बारे में नहीं पूछते, इसकी वेट और हाइट, ये 2 ही चीज़ें अपने देखते हैं। और अपने जो यहाँ माल न्यूट्रिशन और रेफर का जो क्राइटेरिया होता है, जो वेट और हाइट के अनुसार ही अपने को इसमें कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया होते हैं कि इसमें किस बच्चे को रेफर किया जाता है, उसमें 3 क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले अपने को एक मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस देखते हैं उसकी। मिड, ये चलो आपको बाद में बताएंगे। एक बार आपको ये बताते हैं कि वेस्टिंग 3 क्राइटेरिया से देखते हैं। एक तो मिड अपर आर्म -3 SD होता है। -3 SD कैसे निकालते हैं अपने? -3 SD से जो कम के बच्चे होते हैं उसको अपने को रेफर करना है, और ये 3 SD अपने कैसे निकालते हैं ये अपने आपको अभी बाद में आगे बताएंगे। दूसरा, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेना होता है बच्चे का, ना। मिड अपर आर्म, ये जो पोर्शन होता है, ये फोटो जा रही है क्या वहाँ पर? मिड अपर आर्म जो होता है, जो आपको बताएंगे अभी, उसको क्या है कि कोई पर्टिकुलर टेप होती है, उस टेप से आपको मेजर करना है, उससे नापना है, और जो 11.5 से कम होता है उसको आपको एमटीसी सेंटर में रेफर करना है। या दोनों पैरों में अगर सूजन हो उस बच्चे के,
तो उस बच्चे को सूजन के देखने कैसे देखेंगे वो भी आपको बताएंगे। इन 3 क्राइटेरिया में जो बच्चे आ रहे हैं उनको अपने को एमटीसी सेंटर में रेफर करना है। तीसरा बात, एक जो क्राइटेरिया और ले सकते हैं अपने कि बहुत ज़्यादा बच्चा कमज़ोर दिखे, विजिबल वेस्टिंग दिखे, मतलब बहुत ज़्यादा यूँ बच्चा माल नरिश होता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर दिखता है कि दिखने में ही पता लग जाता है ये कि बंदर की तरह शेप हो जाता है, फेट उसका बिल्कुल गायब हो जाता है। आपको अभी फोटोग्राफ हम दिखा नहीं पा रहे हैं, चल रहा है क्या? ये भी आपको सीवियर वेस्टिंग का एक बच्चा दिखा रहे हैं। ठीक है, ये वाला, ये जो आपको एक बच्चा दिख रहा है ये देखने में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। अब ये बच्चा आगे से देखते हैं तो इसकी पसलियाँ बिल्कुल क्लियर दिखती है, फेस है जो फेस पर फेट बिल्कुल नहीं है, मंकी की तरह इसका फेस हो गया। अब नीचे इसकी थाई और देखते हैं, जब फोल्ड दिखते हैं इसमें, स्किन में काफ़ी फोल्ड दिख रहे हैं। अगर इस बच्चे को खड़ा करके पीछे देखेंगे तो पीछे भी काफ़ी बेगी टाइप की जैसे पैंट पहनी होती है ना, इस तरह के सलवट होते हैं इसके थाई पीछे बैक में, तो ये बहुत दिखने में भी बहुत कमज़ोर होता है। ऐसे बच्चे को अपने सीधे भेज सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है ना। तो जब भी बच्चे की खाने पीने की जब कमी होती है तो सबसे पहले उसका वेट है, वजन कम होने लग जाता है, तो उस बच्चे को अंडर वेट बोलते हैं कि उसका वजन कम हो रहा है। अगर किसी बच्चे का लंबे समय तक खाना और नहीं मिलता है या प्रॉपर उसको डाइट नहीं मिलती है तो उसकी हाइट भी कम होने लग जाती है, उसकी लेंथ या हाइट है ना वो भी कम होने लग जाती है। उस बच्चे को अब स्टंट चाइल्ड बोलते हैं, बोना, उसका वजन भी कम हो जाता है और वो बोना भी हो जाता है स्टंट, और उसको तीन बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर इसकी, जब इस तरह से वेस्टिंग दिखने लग जाती है उसको। तो ये सीवियर वेस्टिंग वाला जो बच्चा है आपके सामने, तो इस तरह का विजिबल लुक हो जाता है, तो उस बच्चों को आपको रेफर करना है। आगे दिखा, तो एक ये जो न्यूट्रिशनल क्राइटेरिया में स्वेलिंग के बारे में आपको बताया था कि ये स्वेलिंग किस तरह से चेक करते हैं। तो ये स्वेलिंग बताएं, ये दोनों इसमें जो पैर दिखा रखे हैं आपको, ये फीट दिखा रखे हैं, उसको दबाना है कुछ सेकंड के लिए दबाना है, अंगुली अंगूठे से इसको दबाएंगे तो ये इस तरह से पिटिंग जो खड्डा सा रह जाता है। खड्डा रहने का मतलब है कि इसमें ये सूजन है बच्चे के पैर में, तो उस बच्चे को आपको रेफर करना है जिस बच्चे के दोनों पैरों में सूजन हो। अगर एक पैर में सूजन हो तो जरूरी नहीं है वो नरिशमेंट में हो, क्योंकि कई बार चोट भी लगने के कारण सूजन हो जाता है, कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है, कोई उसको इंसेक्ट और खा जाता है तो भी वैसे उसकी स्वेलिंग हो जाती है। तो अपना को ये ध्यान रखना है दोनों पैरों में सूजन हो तो उस बच्चे को रेफर करना है ना। तो ये इडिमा के क्राइटेरिया बता रखा है कि इसकी ग्रेड बता रही है कि सबसे पहले माइल्ड ग्रेड है, मतलब बहुत कम होता है ये, जिसमें दोनों पैरों में सूजन आ जाती है। जब सूजन धीरे धीरे बढ़ती है तो इसके पैरों में भी आ जाती है, लेग्स तक पहुंच जाती है, आर्म में आ जाती है, तो इस तरह से सूजन जब 2+ नाम देते हैं मॉडरेट। जब सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उस फेस पर भी सूजन आ जाती है, तो वो फिर सीवियर 3+ में उसको अपने क्राइटेरिया में डालते हैं ना। तो अपने तो माइल्ड अगर सूजन भी आ जाती है, थोड़ा सा भी पैरों में सूजन आने इस तरह से दिखने लग जाती है, चाहे फेस तक आओ ना हो, लेग तक आओ ना हो, उस बच्चे को लेकिन अपने को रेफर करना है जिस पर दोनों पैरों में सूजन आ गई हो। नेक्स्ट है ना। अब आपको ये एक क्राइटेरिया तो आपको बताया था मिड, ये जो अभी पिछली बार बताया था मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस आपको कैसे लेनी है। तो जो बच्चा 5 साल से कम हो, 6 महीने से 5 साल तक जो बच्चा होता है उसकी मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेके अपने उसको देखते हैं। अगर कोई बच्चा 11.5 सेंटीमीटर से मिड अपर आर्म कम आ रही है, मेरा लीजिए पता चलेगा, है ना, आप मेरा लेते रहिए। सर्कमफ्रेंस अगर 11.5 सेंटीमीटर से कम हो उस बच्चे को अपने को ये एक क्राइटेरिया और है जिसमें अपने को रेफर करना है। नेक्स्ट चलो, नहीं मेजर कैसे करोगे, मेरा आप करोगे ना, अच्छा चल जाएंगे। तो ये पहले फोटो देखें पहले, आगे ले नेक्स्ट। अच्छा आगे ये एक बच्चा दिखा रखा है कि जिसका किस तरह से ये बीच में टेप है अपने पास, ये मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस टेप होती है, एमयूसी टेप बोलते हैं। ये आपको हर जगह अवेलेबल करवा देगी, रूट लेवल पर आपको आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है सब जगह इस तरह की ये साइज पहुंचा दी होगी। ये टेप होती है, इस टेप से अपने को मेजर करना है। ये आपको जो टेप दिख रही है इसमें जो रेड मार्किंग है
और एक येलो मार्किंग है और एक ग्रीन मार्किंग है, 3 तरह की मार्किंग है ना। आपको इसको इस तरह से, ये जो आपको फोटो में दिख रहा है, ये जो पोर्शन होता है आर्म है, ये पोर्शन है ना, तो सबसे पहले एक ऊपर निशान लगा लेंगे, जो कंधे का जब से टिप है उस पर, उस टिप पर एक निशान लगा लिया। फिर इसको राइट एंगल पर लेना है ना। फिर इसमें ये जो एल्बो जॉइंट है ना, ये इसमें आपको जो टिप है इसका, इस पर एक निशान लगा लेना है। फिर हाथ को सीधा करके इसका मिड पॉइंट अपने को चिन्हित कर लेना है, जैसा इसमें दिखा रखा है। मिड पॉइंट चिन्हित करके ये जो टेप होती है उस टेप से इसको नापते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से नापते हैं। ये देखो, इसमें इस तरह से है ना, ये इस तरह से इसके अंदर जाएगी। इसमें पूरी टेप भी आ जाएगी। ये देखो, सबसे पहले ये अपर पॉइंट है शोल्डर का, ठीक है ना। ये पॉइंट ले लेंगे, इसको ऐसा राइट एंगल पर करके फिर ये पॉइंट ले लेंगे। हाँ, ये पॉइंट लेके फिर अपने इसमें मिडल वाला देख लेंगे। तो मिडल पोर्शन जब अपने देख लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं, फिर इसको सीधा करके हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे, है ना। सीधा रख के उनकी पार पड़ जाती है। अंदर आ जाना। ये चलो, इनमें आ नहीं रहा, ये इस तरह से आ जाता है। आपको वैसे ही बता देता हूँ मैं, ऐसा आएगा नहीं इनमें। फिर ये जब ऐसा लेंगे तो यहाँ पर एक एरो का निशान है, तीर का, है ना। तो जो ये ऐसे देख लेंगे अपने, है ना। ये अभी जो दिख रहा है ना, रेड और येलो के बीच में है, तो ये जैसे जैसे कम होएगा तो ये रेड की तरफ ही जाएगा, है ना। ये रेड की तरफ, है ना। तो अपने को यहाँ तक जो आ रहा है निशान, उससे कम जो आ रहा है बच्चे की सर्कमफ्रेंस, उस बच्चे को अपने को रेफर करना है ना। ठीक है, वो बच्चा सैम का बच्चा होता है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का अति कुपोषित बच्चा होता है, उसको आपको रेफर करना है। सेकंड, जो बच्चा इस येलो लाइन में आ रहा है, पीली पट्टी के अंदर आ रहा है, वो बच्चा मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन का होता है, मतलब कुपोषित होता है। और इधर जो ग्रीन में आ रहा है, जो नॉर्मल बच्चा होता है ना। तो आपको अति कुपोषित बच्चे को ही एमटीसी सेंटर में रेफर करना है। अपना एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप रेफर करें एमटीसी सेंटर में। अभी आपकी तरफ से कोई भी बच्चा आ नहीं रहा, बार बार में कहा भी जा चुका है कि इन बच्चों को आप रेफर करो, लेकिन अभी हम जो भर्ती कर रहे हैं बच्चों को, सिर्फ ओपीडी से भर्ती कर रहे हैं। हमारे पास जो बच्चे बीमार होकर आ रहे हैं उसको हम स्क्रीन करते रहते हैं। जो बच्चे हमें ऐसा लगता है कि ये कुपोषित बच्चा है, उस बच्चे को हम ओपीडी से भर्ती कर रहे हैं। कोई भी पेरीफेरी से बच्चा अभी तक आया नहीं है आपका, या कभी कभार कोई 1-2 बच्चा आ जाते हैं तो बहुत उसका कोई नगण्य सा है, मतलब अभी आ नहीं रहा। तो आप कोशिश करो स्क्रीन करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस सेंटर में रेफर करने की कोशिश करें। तो ये स्लाइड अभी आपको बता दी गई है। ये देखो, इस तरह से ये टेप होती है जिसमें ये जोन दिखा रखे हैं। इसमें रेड और येलो पोर्शन है, उसके बीच में ये अभी एरो का निशान है, और इससे ज़्यादा कम हो, 11.5 से कम हो, उनको आपको रेफर करना है। अभी आपको बताया था वो, ये एक डायग्राम में बताया गया आपको। ये 3 कलर टेप होती है जिसको आपको मेजर करके ये बच्चा दिखा रखा है। आगे चलो, ये आपको एक और बता रखा है कि इसमें बता रखे स्लाइड में कि बच्चे का वेट कैसे करते हैं। वेट करने के लिए अभी सीओ साहब ने बताया था कि मशीन की कई जगह ऐसे है कि वहाँ मशीन नहीं है वेट करने की। तो वेट करने की मशीन आप कोई लोकल लेवल पर या कहीं से दानदाता से लेके एक उस मशीन जो आप ले हो सकता इलेक्ट्रॉनिक मशीन अगर आपके पास मिले, डिजिटल रीडिंग जो देती है, वो मशीन सबसे बेस्ट रहती है। जो स्प्रिंग वाली होती है वो मशीन इतनी ज़्यादा सही नहीं होती, क्योंकि उसमें फिर वो चेंज आता रहता है टाइम के अनुसार। वो स्प्रिंग की जो इलास्टिसिटी है वो कम ज़्यादा हो जाती है, वो सही नहीं रहती। तो आपको कोशिश करो कि किसी से अगर मशीन मंगाओ, वेइंग मशीन मंगाओ, तो इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल रीडिंग देने वाली मशीन मंगाओ, और उस मशीन कम से कम 10 ग्राम को वो नाप सके, है ना। उस मशीन की 10 ग्राम तक मतलब मिनिमम नापने कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और वो मशीन तो ड्यूरेबिलिटी का भी देख लेना, वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, तो अच्छी सी बिल्ड होनी चाहिए। तो मशीन आप कहीं से व्यवस्था कर सकते हो, अगर आप कोशिश करोगे तो कहीं से मिल जाएगी।
हो सकता है कई जगह आपके पास हो मशीन, ठीक है। तो ये आगे नेक्स्ट, ये हाइट बता रहे हैं, देखो लेंथ और बता रहा है। ये जो बच्चा अभी दिख रहा है आपको, इसमें लेंथ और हाइट ये दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। जो बच्चा 2 साल से कम होता है, जो बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, ज्यादातर उसकी अपने लेंथ लेते हैं, और जो बच्चा खड़ा हो सकता है उस बच्चे की अपना हाइट लेते हैं ना। ये जो दिख रहा है उसमें लेंथ और हाइट लेते हैं, दोनों को दिखाया गया है। पहला जो पिक्चर इसमें दिख रहा है उस बच्चे की अपने लेंथ ले रहे हैं ना। 2 साल से जो बच्चा छोटा हो उसको लेंथ लेना है। तो ये जो इसमें दिखाया गया है उस एक इंस्ट्रूमेंट अलग ही है, जो हमारे जो एमपीसी सेंटर में तो मिला हुआ है, यूनिसेफ ने जो सप्लाई किया, इन्फांटोमीटर बोलते हैं इसको। तो ये हर जगह आपके पास हो सकता नहीं हो। तो इसमें जैसे एक तो जो हेड की तरफ, सिर की तरफ जो एक है प्लेटफॉर्म सा दिख रहा है वो बिल्कुल फिक्स होता है, और पैरों की तरफ जो प्लेटफॉर्म सा दिख रहा है वो क्या मूवेबल होता है। तो बच्चे को हेड को बिल्कुल इस तरह से पकड़ लेते हैं, उसका टच करते हैं, बिल्कुल जो हेड पोर्शन है हेड पीस को टच करके बच्चा बिल्कुल ऊपर की तरफ देखना चाहिए। और पैरों को ये दूसरी असिस्टेंट है जो पैरों को इस तरह से दबा के नी जॉइंट में दबा के इसको सीधा कर देते हैं, और ये दूसरा मूवेबल पोर्शन है जो पैरों की तरफ जो पोर्शन है वो मूव करता रहता है। फिर उसको टच करके उसकी जो भी लेंथ हो वो अपने मेजर कर लेते हैं। आपके पास ऐसा नहीं मिलेगा तो आप कोई भी टेबल पर इस तरह से टेप जो चिपका के, जो ऑर्डिनरी टेप होती है, इसमें टेप चिपकी होती है, वैसे 0 से ये स्टार्ट होती है, वो टेप दिख रही है, छोटी सी टेप दिख रही है आपको, पता नहीं पड़ रहा, वो वहाँ से हेड की तरफ से 0 स्टार्ट होता है और उधर से ये टेप चिपकाई है उस पर। तो आप कोई भी टेबल पर इस तरह की टेप है ऑर्डिनरी टेप चिपका के और यूँ कोई भी गत्ते से इस तरह से मेजर कर सकते हो, है ना। आपके पास इन्फेंटोमीटर हर जगह नहीं मिलता। सेकेंड ये आपको पिक्चर दिख रही है उसमें ये इसकी हाइट ले रहे हैं बच्चे को। ये नीचे देखो, इसमें बच्चा जैसे खड़ा है, बच्चा बिल्कुल सीधा खड़ा रहना चाहिए, कोई भी इसके शूज और सब हटाए हुए हैं, है ना, चप्पल चप्पल कुछ नहीं पहनी हुई। और इस बच्चे को ये भी क्या है, स्टेडियोमीटर बोलते हैं अपने पास। तो ये एक एमटीसी में इस तरह का प्रोवाइड किया होता है, लेकिन आप किसी दीवार के सहारे टेप लगा के और इस तरह से बच्चे को सीधा खड़ा करके दीवार के बिल्कुल टच करना आपको, और इस तरह से खड़ा करके आप इसकी हाइट ले सकते हो। तो अपने को इस बच्चे को रेफर करना होता है ना, उसका एक वेट और लेने का आपके लोग बता दिया, हाइट और लेना। और एक जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्राइटेरिया बताया था, ये जो एक चार्ट होता है, ये आप चाहो तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस चार्ट में क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अपने पास 2 क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो लेंथ पता होना चाहिए बच्चे की, और बच्चे का वेट पता होना चाहिए। ये WHO का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है, ये अलग अलग पॉपुलेशन के WHO ने अलग अलग जारी किए होते हैं। तो अपने नॉर्थ जोन के लिए अलग अलग, साउथ के लिए अलग अलग, ये हर कंट्री के लिए अलग अलग WHO जारी करती है। तो अपने यहाँ के लिए एक अलग तरह का ये चार्ट होता है जो WHO ग्रोविंग चार्ट होता है, ये इस तरह से जारी करती है। तो आपको इसमें जो बीच में जो रेड पट्टी दिख रही है, इसमें आप देखोगे इसकी बच्चे की लेंथ लिखी हुई है ना, उसमें लेंथ और हाइट दोनों अलग अलग तरह के चार्ट आते हैं। ये लेंथ लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है कि उसकी बच्चे की लेंथ कैलकुलेट कर लेनी है। फिर उसका वेट है, पैरेलल जो वेट चल रहा है, तो सबसे पहले जो अपने लेफ्ट साइड में जाते हैं, जब देखते हो लेफ्ट राइट दोनों साइड में मीडियन लिखा हुआ है, फिर -1 SD लिखा है, फिर -2 SD, -3 SD, -4 SD। तो आप उसमें देख लेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है और इसका वजन कितना है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इस श्रेणी में आ रहा है ना। मीडियन है, मतलब मीडियन का मतलब एवरेज है उसकी, और इसमें अगर कम आ रहा है तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 और -4 वालों को आपको रेफर करना होता है ना। तो लेस देन -3 SD वालों को अपने को रेफर करना। और इस तरह का ये चार्ट है, और ये चार्ट आपको अवेलेबल हो सकता है, तो चाहो तो आपको ये अवेलेबल करवा देंगे, है ना, इसकी फोटोग्राफ भेज देंगे आपको। ये जो बच्चा एडमिट होने के बाद में ये आपके ज़्यादा स्कोप का नहीं है, क्योंकि ये हम लेबोरेटरी जो टेस्ट कराते हैं बच्चों का,
तो इस तरह के ये टेस्ट कराते हैं जो आपके स्कोप में नहीं है, तो आप इसमें देख सकते हो कि इस तरह के ये टेस्ट भी कराते हैं हम। एक्सरे कराते हैं कि यूरिन की, ब्लड की, हर बच्चे की हमने जांच कराते हैं, क्योंकि ये बच्चे इन्फेक्शन के बहुत प्रोन होते हैं, तो इनको एंटीबायोटिक तो देनी होती है, और ये अपने को आते ही इस बच्चों के ये इस तरह की जांचें कराते हैं। नेक्स्ट, ये लेबोरेटरी टेस्ट है जो बताया आप आगे। ये बच्चे, इनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इनके मतलब है कि इनमें मल्टीविटामिन की कोई और कई तरह की बीमारियां होने के बार बार चांस रहते हैं। तो ये कुछ बीमारियों के लिखे हैं, जैसे बच्चों को भूख नहीं लग रही है ना, उसको भूख कम कम लगती है, उसको बार बार उल्टी होने लग जाती है, उनको बुखार होता है, ये कॉम्प्लिकेशन है उन बच्चों की। उसका टेम्परेचर कम रहने लग जाता है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जुकाम उन बच्चों को ज़्यादा होता है ना। इन बच्चों को कार्डियक फेल्योर भी हो जाता है, सीवियर एनीमिया हो जाता है, कई तरह की विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन में थोड़े धब्बे से दिखने लग जाते हैं, स्किन यूँ अजीब सी दिखने लग जाती है ना। तो ये स्किन में बार बार इन्फेक्शन होते हैं, ज़्यादा हो तो बच्चे ये शुगर की कमी से और कमी से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये कई तरह की कॉम्प्लिकेशन है, कन्वर्जन ताने भी आ जाते हैं, ये बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन बच्चों में होती है। ये वार्निंग साइन है, अगर इन बच्चों में फॉलोअप के दरमियान ये आपको प्रॉब्लम लगे ज़्यादा, तो आप उनको रेफर कर देना है। आपको क्राइटेरिया फॉलोअप के अंदर हो तो भी अगर इसमें इस तरह की प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ प्रॉब्लम तो पता लग जाएगी, जैसे ताने आने लग गए ये है ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप उस बच्चों को वापस रेफर कर सकते हैं इमरजेंसी केस में। आगे, तो ये आपको ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया लिखे हुए हैं कि हम वहाँ जो भर्ती करते हैं उनको किस तरह से डिस्चार्ज करते हैं। तो उनको ये क्राइटेरिया है कि अगर इसका वेट 15% से, जो एडमिट वेट होता है उससे 15% से ज़्यादा हो जाता है, और 3 बार उसका वजन लगातार करते हैं, इसका मोर देन 5 ग्राम पर केजी पर डे उसका वजन बढ़ने लग जाता है ना, और इडीमा ठीक होने लग जाता है ना, इडीमा जो सूजन होती है वो ठीक होने लग जाती है, और बच्चा अच्छी तरह खाने लग जाता है, हर तरह के इन्फेक्शन है जो उसमें ठीक हो चुके होते हैं है ना, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम इनको प्रोवाइड कर देते हैं उनको है ना, और इम्यूनाइजेशन भी, जो भी उनका बचा हुआ इम्यूनाइजेशन है, अगर बचा हुआ है तो हम उस इम्यूनाइजेशन भी यहाँ से कर देते हैं। फिर मदर और या जो केयर गिवर होता है जो उसके साथ में होता है, उनको हम किस तरह से डाइट बनाते हैं यहाँ पर, और आपको घर में किस तरह से उसका ध्यान रखना है वो भी इसको इनको बताते हैं। उनको वहाँ जो एडमिट होता है उनके पेरेंट्स को समझा देते हैं ताकि वो फॉलोअप में उनका ध्यान रखें। नेक्स्ट, ये फेल्यूर टू रेस्पॉन्ड क्राइटेरिया है, तो ये बता रखा है कि बच्चे का भूख लग 4 दिन तक उसको भूख लगे नहीं है ना, और उसका एडिमा ठीक होना स्टार्ट नहीं हुए 4 दिन में, या 10 दिन तक उसका एडिमा अभी भी पड़ा है, तो ये कुछ फेल्योर क्राइटेरिया है कि उसमें ये ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जैसे 5 ग्राम पर केजी पर डे से उसका वजन बढ़ नहीं रहा, तो ये फेल्योर क्राइटेरिया, उसको तरफ फिर अलग से ध्यान दिया जाता है। कई बार अपने को बच्चा डाइट ले नहीं पाता तो हम ट्यूब फीड भी देते हैं ना, उसको ट्यूब डालते हैं उसके नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू स्टोमक में, पेट में, तो फिर ट्यूब के थ्रू भी देना पड़ता है उसको वजन बढ़ाने के लिए। तो वो फिर अलग क्राइटेरिया होता है, उनको हम अलग से उसको ध्यान देते हैं। जिसका ये फेल्योर में आ रहा है तो उसको फिर अलग दोबारा हम उसको दे के ट्रीट करते हैं। आगे, ये फॉलोअप के लिए बता रखा है कि आंगनवाड़ी वर्कर को किस तरह से फॉलोअप करना है। तो स्टार्ट में आपको हर वीक 4 वीक तक, हर वीक में आपको उसको विजिट करना, होम विजिट, जो बच्चों को डिस्चार्ज किया है तो 4 वीक तक तो आपको एक सप्ताह में विजिट करना है। बाद में आपको 2-2 सप्ताह तक, जब तक बच्चा उस फॉलोअप में चलता रहता है, 2-2 सप्ताह से जाके फिर उसको होम विजिट करके उसको देखते हैं कोई दूसरी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, या कोई और कोई काउंसलिंग भी करते हैं कि वो सही तरह से डाइट दे रही है नहीं दे रही, या बच्चे में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर कोई और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो उसको रेफ़र भी किया जा सकता है, तो आप इसको फॉलोअप करना होता है ना। हम यहाँ पर अपने एमटीसी सेंटर में 4 फॉलोअप करवाते हैं, 15-15 दिन से 4 बार हम उसको बुलाते हैं, तो 4 फॉलोअप होता है, हम चेक करते रहते हैं उसकी। हर बार आता है जो वजन और हाइट और देखते हैं, वो कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं उसकी ग्रोथ रुक जाए। अगर वो ग्रोथ और रुक जाती है तो हम उसको वापस भी भर्ती करना पड़ सकता है। आपके सामने भी ऐसी कंडीशन आए, अगर आप वेट और हाइट करो और उसका वेट बढ़ नहीं रहा तो आप उसको वापस रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट करिए। ये एक बच्चा दिखा रखा है जो हमारे एमटीसी सेंटर में आया था, जो बिफोर
ये जो बच्चा आया था उसकी जब स्टार्ट में जब आया था, जब ये बच्चा इस तरह का था, और ये जब आफ्टर ये फोटो लास्ट में बता रहे थे ये फॉलोअप का है कि लास्ट फॉलोअप लिया था हमने, इस बच्चे का हमने फोटोग्राफ लिया था, इसमें कितना चेंज लग रहा है आपको, है ना। तो ये बच्चा ट्रीट होके चला गया था। ये बच्चा वैसे तो जयपुर रहता था, लेकिन इसका ननियाल जो नागौर में ही था कहीं, है ना। तो नागौर उसने एमटीसी सेंटर में भर्ती हुआ था। तो इस तरह से बच्चों को अपने ट्रीट करते हैं। और ये नहीं तो क्या है कि ये बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, इनके दिमाग भी अच्छा विकसित नहीं हो पाता, लेंथ भी नहीं बढ़ती है, कई तरह की समस्या होती है। तो ये अपने जो एक ट्रीटमेंट किया है, तो आपका मेन यही टारगेट रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन बच्चों को, अति कुपोषित बच्चों को रेफर करो, ताकि हम उन बच्चों को ट्रीट कर पाएँ। धन्यवाद। अभी शिशु रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर आर के साहब ने आपको बहुत सी बातें बताई, जो कि इन बातों की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। ये बातें डॉक्टर साहब इस अभियान के शुरू होने से पहले ही बता चुके थे, लेकिन रिवाइज क्यों करनी पड़ी? इसके पीछे का कारण यह था कि जब कल माननीय जिलाधीश महोदय ने घर घर जाकर के क्रॉस वेरिफिकेशन किया और वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से भी पूछा कि भाई इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं कुपोषण का, तो एक शर्मिंदगी वाली स्थिति यह पैदा हुई कि वहाँ पर कुछ एक कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। पहले हमारे पास एक बहाना हुआ करता था, हमारे पास MUSC टेप नहीं है, हम कैसे नापें। आज अब हमारे माननीय जिलाधीश महोदय के प्रयासों से भामाशाह के माध्यम से हमने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर MUSC टेप उपलब्ध करवा दी है। तो ताजुब की स्थिति है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहती है कि उसे इसका प्रॉपर मेजरमेंट का तरीका मालूम नहीं है, और वो एक आशा सेवनी पर निर्भर है। आशा सेवनी भी अपने कार्य के प्रति रुचि पूरी तरह से नहीं दिखा पा रही है। इसका कारण हम इस सर्वे के अब तक के जो चिन्हित कुपोषित बच्चे हैं उनके माध्यम से लगा सकते हैं। जैसा कि सीओ साहब ने फरमाया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पर लगभग 60-70 के आसपास ही कुपोषित बच्चे चिन्हित हुए हैं, जबकि ये संभव नहीं है। हमारा जो 2015-16 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था, उसके माध्यम से इससे कहीं अधिक गुना में बच्चे कुपोषित निकलने चाहिए थे। हमने आज नागौर जिले का 1.5 लाख का सर्वे कर लिया और 1.5 लाख में लगभग 2100 बच्चे ही हमें कुपोषित मिले हैं। इसका मतलब जैसा सीओ साहब ने फरमाया कि या तो ये हो सकता है कि बच्चे काफ़ी हेल्दी हैं और पहले वाला सर्वे गलत था, अथवा इस बार हम सर्वे में कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। और विशेषकर ऐसी स्थिति में जब हमारे पास इक्विपमेंट है, MUSC टेप है, वजन मशीन है, नहीं है तो हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको MUSC टेप के जरिए इसको मेजरमेंट कर रहे हैं। और इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो हम क्या फिर अभियान चलाएंगे? हम समय व्यर्थ कर रहे हैं, अपना भी, जनता का भी और सरकार का भी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये विषय रखी गई है कि पहली बात इसको दोबारा रिवाइज किया जाए कि इसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से आपको बताया कि इसका मेजरमेंट लेने का वास्तविक तरीका क्या। अगर इसमें कुछ बातें जो मुझे भी फील्ड में देखने को मिली वो ये थी कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जब हम MUSC टेप से मेजरमेंट करते हैं तो कोनी मोड़ करके पहले कंधे से कोनी तक की लंबाई लेते हैं और उसके बाद उसका जो सेंटर होता है उसको चिरित करके हाथ सीधा करके फिर वहां की गोलाई को हम नापते हैं। कई बार क्या होता है कि हम होल्ड हाथ में ही उसकी गोलाई नाप लेते हैं, तो वहां वो आधा 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि फोल्ड हाथ होगा तो उसकी बाजू थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, फैली हुई होगी। तो उस वक्त क्या होगा कि वो जो बच्चा रेड में आना चाहिए वो येलो में आएगा, येलो वाला ग्रीन में आ जाएगा, हल्की सी एक लापरवाही वजह से। जबकि हाथ स्ट्रेट रहेगा, सीधा रहेगा, और उसके बाद अगर हम उस मिडल पार्ट को, अब गोलाई को नापेंगे तो उसमें और उसमें इतना आपको डिफरेंस अवश्य मिलेगा कि एक बच्चे का बिल्कुल ही चिन्हीकरण है वो या तो चिन्हित हो जाएगा या उससे आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। जब हम मेजरमेंट करें तो हाथ सीधा करके फिर उस गोलाई की माप करें। दूसरा, डॉक्टर साहब ने एक जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला बताया
वो भी सभी आशाओं के पास लगभग ये चार्ट है, जिसमें बच्चे की लेंथ और वजन उसके अकॉर्डिंग वो कितने स्टैंडर्ड डेविएशन में आ रहा है, ये लगभग सभी आशाओं के पास चार्ट है, उनको ट्रेनिंग में भी दिया जाता है। तो वो उसको नोट करके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकती है। और अगर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर वो कम आ रहा है, इसका मतलब है कि उसे एमटीसी पर रेफर किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा हमारी आशा बहनों के पास में ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट भी है, जिसमें 0 से लेकर 5 साल के बच्चे की एक तरफ वजन की वो लिखी हुई है, टेबल बनी हुई है, और एक तरफ उसका जो आयु है वो लिखा हुआ है। अब उसे करना है क्या, जैसे 3 साल का बच्चा है तो 3 साल के बच्चे को जितना उसका वजन है उसके चार्ट के अंदर उसको डॉट लगाना, और डॉट अगर उसकी रेड जोन में आती है इसका मतलब वो अति कुपोषित है और उसे एमटीसी में रेफर किया जाना है। येलो जोन में आती है डॉट, इसका मतलब है कि उसे घर पर ही अतिरिक्त खुराक दी जानी होती है, और अगर वो ग्रीन में आ रहा है इसका मतलब वो स्वस्थ है। आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग में एक चौथा पार्ट भी देखा होगा, व्हाइट पार्ट। अगर डॉट व्हाइट में जा रही है इसका मतलब वो ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, और ये भी कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा बन सकता है। तो हमें केवल दुबले पतले का ही मेजरमेंट नहीं करना है, बल्कि आयु के अकॉर्डिंग अगर बच्चा कोई मोटा भी है तो उसको भी हमें अलार्म करना है, उसको भी हमें घर वालों को बताना है कि ये कुछ उम्र के हिसाब से मोटा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, आजकल डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी बच्चे में समस्या हो सकती है, और भी अनेकों समस्याएं हो सकती है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। इधर हम जब इस सर्वे को लगभग अब समाप्ति की तरफ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे बहुत से बच्चे कवर नहीं हो पा रहे हैं। हमारे जिले के 0 से 5 साल के बच्चे 5,17,000 के समथिंग है, और 6 से 16 साल के बच्चे 9,75,000 के समथिंग है। लेकिन अभी तक हम इस सर्वे के दरमियान केवल 1,56,000 कल तक हमने टच किया था, और आज अगर हो सकता है कि 25-30 और अगर कर लेंगे तो भी 2 लाख के अंडर ही हम रहेंगे। तो इसको देखते हुए जो सर्वे की संख्या है, ये हमारे जो वास्तविक बच्चे हैं नागौर जिले के, उनको देखते हुए काफ़ी कम है। तो हमें इसमें भी स्पीड लानी है, इसको भी हमें थोड़ा ध्यान देना है। सर्वे को थोड़ा हम और ज़्यादा इसको स्पीडीली करें, गति से करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। और श्रीमान जिलाधीश महोदय का ये मानना है कि जब तक हम इस नागौर जिले के सारे बच्चों को टच नहीं कर लेंगे तब तक हम इस अभियान को चलाते रहेंगे। इसलिए आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग थोड़ा गंभीरता से और उसको उस तरीके से करें कि कम से कम एक आंगनबाड़ी या कोई भी एक आदमी है, कम से कम दिन के 30-40 बच्चों का मेजरमेंट या 25 कम से कम बच्चों का मेजरमेंट वो करे ही करे, तो ये संख्या हमारी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसके बारे में सीडीओ साहब भी अभी आपसे बात करेंगे, इसमें काफ़ी स्लो प्रोग्रेस आ रही है। हमने इस सर्वे का शेड्यूल फिक्स किया था, 8 बजे से 3 बजे तक सर्वे होगा। 3 बजे के बाद में जो भी मानदेय कर्मी है, हाँ सर, डॉक्टर साहब का धन्यवाद बहुत बहुत हमारे बीच पधारे और वो ज्ञानवर्धन किया आप सबका धन्यवाद सर। तो 8 से 3 बजे तक हम सर्वे करेंगे और 3 बजे के बाद में हम अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर देंगे। सर्वे के लिए हमने 3 प्रपत्र तय किए थे, प्रपत्र अ, ब और स। अ के अंदर हमने 0 से 5 साल के बच्चों को लिया था, जिसमें हमें ये बताना था कि इसमें कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे कौन कौन से, उनकी डिटेल पूरी लेनी थी। सामान्य बच्चों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने स्तर पर रजिस्टर कायम करेगी, रजिस्टर उसको मेंटेन करेगी आंगनबाड़ी स्तर पर। सामान्य बच्चों का भी, अति कुपोषित बच्चों का भी और कुपोषित बच्चों का नाम सारा लिखेगी वो, लेकिन आगे जो लिस्टिंग देगी वो केवल अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों की सूची देगी। और वह सूची पीओ साहिब के माध्यम से और एलएस मैडम के माध्यम से संबंधित सीबीओ कार्यालय में और सीडीपीओ कार्यालय में पहुंचेगी। वहां से ये हमारे डीडी आईसीडीएस के कार्यालय में ये पहुंचेगी यहाँ पर। तो इस रिपोर्टिंग में भी काफ़ी ढिलाई आ रही है, प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग भी नहीं हो पा रही है, और कई बार तो लगभग 7-7 बजाते हैं तब तक हमारे पास रिपोर्टिंग नहीं आती है। इसको भी हमें थोड़ा सुधारना है। इसके अतिरिक्त जो ब प्रपत्र है वो है उन बच्चों का जो कि किशोरी बालिकाओं का जो 11 से लेकर 16 वर्ष की आयु में है और जिनको एनीमिया की शिकायत हो सकती है, संभावना हमें लगती है।
इसकी पहचान के लिए जैसा कि हमारे स्कूल में ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें ये पहचान उन्हें बताई जाती है कि अगर किसी लड़की के आंखों की नीचे के पार्ट में लालिमा या सफ़ेदी या नाखूनों में सफ़ेदी है, तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो कि प्रथम दृष्टया बताती है कि कोई भी किशोरी बालिका है वो दुबली पतली है, आंखों में सफ़ेदी है, उसके नाखून सफ़ेद हैं, तो ये इंडिकेटर्स हैं जो कि उसको ये बताते हैं कि ये एनीमिक हो सकती है। तो ऐसी किशोरी बालिका को चिन्हित करके हमें एएनएम के पास से उसकी हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है, और अगर उसका हीमोग्लोबिन अगर लेवल से कम आता है जिसका मतलब है कि वो एनीमिक लड़की है, और उसको अलग से आयरन की खुराक भी दिलानी है। उसके अलावा उसको अन्य विटामिन और जो ये लाडेसर पोषण किट है ये भी उसको उपलब्ध करवाया जाना है। पहले हमने जो प्रपत्र बनाया था उसमें आईसीडीएस के नॉर्म्स के अनुसार 11 से 14 स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं का उल्लेख था, लेकिन बाद में श्रीमान जिलाधीश महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इसमें हमें स्कूल जाने वाले का और नहीं जाने वाले का कोई भेद नहीं करना है। कोई भी बच्ची जो 11 से 15-16 साल की है और उसमें एनीमिया का लक्षण है तो उसका उपचार होना चाहिए, चाहे वो स्कूल में जा रही है, सरकारी स्कूल में जा रही है, प्राइवेट स्कूल में जा रही है, घर पर है, कहीं पर भी है। अगर हम उसकी पहचान कर पाते हैं और उसको एनीमिया का हम ट्रीटमेंट समय से कर देते हैं तो बहुत सी जटिलताएं उसकी स्वास्थ्य संबंधी हम उसको बचा पाएंगे। तीसरा प्रपत्र सह जो था उसमें आयु वर्ग 6 से 15-16 साल के वो बच्चे हैं जिनमें हमने 2 चीज़ें की थी उसके अंदर। एक तो ILI यानी खांसी जुकाम बुखार के चिन्हित के जो लक्षण वाले बच्चे, एक अन्य बीमारी से पीड़ित बच्चे, यानी उसी लिस्ट में हम ये बताएंगे कि ये बच्चा ये खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित है और ये बच्चा इसको कोई और बीमारी है, तो वो लिस्ट भी हमारे पास हो तो इससे हम बहुत सी चीज़ें यहाँ उनके उपचार के लिए कर सकते हैं। और आज श्रीमान जिलाधीश महोदय ने निर्देश दिया है कि जब हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोई भी टीचर या कोई भी एएनएम जब किसी घर पे सर्वे के लिए जाता है तो उसे एक क्वेश्चन और पूछ लेना है साथ साथ में कि भाई आपके घर में 45 प्लस के कितने सदस्य हैं, क्या उन सभी का टीकाकरण हो गया है या उनका टीकाकरण नहीं हुआ है। तो जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उनकी लिस्ट हमें साथ साथ इसको लगानी है कि भाई इस घर में इन लोगों की उम्र है वो 45 प्लस है और उनका टीकाकरण नहीं हुआ है, ताकि उनको वापस फॉलोअप करके उनका टीकाकरण कोरोना वैक्सीनेशन उसका करवाया जा सके। तो ये कुछ बातें जो थी जिनको लेकर के हमें ये विषय रखनी पड़ी थी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सीडीओ साहब से कि वो आप सभी से एक बार 2 बात कहें। आदरणीय एसडीपीओ साहब दुर्गा सिंह जी और मेरे साथी अधिकारी चोहल साहब DDI CDS और मेरे साथी अधिकारी बस्तीराम जी सांगवा, मैं तो इस संबंध में एक बात ये कहूँगा कि व्यक्ति विशेष काम करता है, प्रत्येक व्यक्ति काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन काम करने का अपना तरीका अलग होता है और उस अलग तरीके को अंजाम दिया है हमारे जिला नागौर के बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत ही एंथुजियास्टिक और अपने कार्य के प्रति समर्पित डेडिकेटेड भाव से काम करने वाले श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने, और इन्होंने जो लीग से हट करके काम किया है वो एक अभियान के रूप में किया है, और अभियान के रूप में काम करने का सीधा सा तात्पर्य यही होता है कि टीम वर्क होता है, उसमें टीम की भावना होती है, और टीम वर्क जहाँ भी कार्य होता है वह बहुत ही अच्छा होता है, और इसके उदाहरण आप सभी के सामने, अपने सभी के सामने हैं। जैसे कि शिक्षा विभाग के अभियान के बारे में आपसे बात करूं तो अभियान उजास जो पूरे जिले, पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक नज़ीर बन गया, और बहुत पूरे देश के मीडिया और राजस्थान के मीडिया से आए दिन बातें होती रहती हैं, और उजास अभियान के बारे में वो
ये बातें लेते हैं कि आपने कैसे किया, कैसे नहीं किया। और अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ सीधी बात पर आऊँ तो एक बार फिर हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने एक बहुत ही शानदार अभियान, मैं शानदार इसलिए कहना चाहूँगा कि ये अभियान सीधे सीधे हमारे संतति से जुड़ा हुआ है, हमारे भविष्य की जो हमारी संतति है उससे जुड़ा हुआ है। मेरा सीधा सा तात्पर्य ये है कि हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चे जब तक अच्छे नहीं होंगे तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये इसके पीछे थीम है। और इस अभियान का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक प्यारा सा नाम दिया है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने, और वो नाम आप सभी के सामने है। वो पूरे राजस्थान में गूंज रहा है ये नाम, कैसे कि नागौर ने इसकी पहल की है, अभियान लाडेसर। कितना प्यारा सा, कितना अच्छा सा नाम है, अभियान लाडेसर। लाडेसर के बारे में मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हर आदमी इसके बारे में जानता है कि लाडेसर क्या होता है। ये कलेजे का जो कलेजा होता है ना, कलेजा, मैं तो ये कहूँगा कि अपना जो कलेजा होता है वो लाडेसर है। और अपने कलेजे कौन हैं? अपने बच्चे। अपने बच्चे ही अपने कलेजे हैं। तो इसका नाम वास्तव में ही मैं कहना चाहूँगा, मैं कलेक्टर साहब कि इन्होंने बहुत ही शानदार नाम इसका रखा, अभियान लाडेसर। बातें सभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा चुकी हैं। श्रीमान डॉक्टर आर.के. सुथार साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे माध्यम में पीपीटी के माध्यम से और अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से आपने पूरी जो मेडिकल के बारे में जो बात थी कुपोषित बच्चों के लिए, कि इनका कैसे आपको इनका मेजरमेंट करना है, किस तरह से इनको आइडेंटिफाई करना है, और फिर आइडेंटिफाई हो गए तो इनके ट्रीटमेंट के लिए एमटीसी जो सेंटर है अपने जेएनएल में, उसमें भर्ती करवा करके और उन बच्चों को अच्छा किया जा सकता है। और एक आपके सामने उदाहरण भी पेश किया, वो जो तस्वीर के माध्यम से, जो जयपुर का एक बच्चा बहुत ही कृशकाय, जिसकी हड्डियां पसलियां मैं समझता हूँ कि दिख रही थी, और उसके बाद में उसकी मम्मी गोद में ली हुई उस बच्चे को आपने देखा होगा। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो मैं शिक्षा विभाग से हूँ, तो मेरे शिक्षा विभाग के समस्त साथियों को, वो किसी भी कैडर के हों, कोई कैडर मायने नहीं रखता, यहाँ हम सभी काम करने में विश्वास करते हैं, कैडर कोई मायने नहीं रखता। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पीओ साहबान, हमारे नागौर जिले के जितने भी पीओ साहबान हैं, उनसे मेरा पुरजोर आग्रह है कि विभाग ने नहीं बल्कि राजस्थान सरकार ने आपको एक विशेष तरह से नवाजा है। और वो नवाजा है कि कोविड-19 का जो ये दौर चल रहा है, ये महामारी का जो दौर चल रहा है, उसमें ग्राम स्तर की, पीओ स्तर की एक कोर कमेटी का गठन किया गया है, और उस कोर कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, और आपकी अध्यक्षता में ही उस पीओ क्षेत्र के कार्य होते हैं। और इसका सीधा सा तात्पर्य मैं ये लगाना चाहूँगा कि उस पीओ क्षेत्र में वो जो परिक्षेत्र है, उस परिक्षेत्र के आप सुप्रीम हैं, आप वहाँ के उच्च अधिकारी हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लें, ये विभागीय नियमानुसार है कि उस पीओ क्षेत्र में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उसके आप बॉस हैं, आप उसके अधिकारी हैं। और मैं तो कलेक्टर साहब की बात को उद्धृत करता हुए कहना चाहूँगा कि हमारे पीओ साहब जो आगे ओ लगा हुआ है ना, ऑफिसर, उसको पहचाने, और वो जहाँ भी पदस्थापित हैं अपने परिक्षेत्र में अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। मैं ये बात नहीं कहना चाहूँगा कि काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम ही नहीं होता तो ये अभियान उजास 100% कैसे हो सकता, और जो कार्य हैं वो कैसे हो सकते। वैक्सीनेशन का कार्य किसने किया है? शिक्षा विभाग ने बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया है, तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। लेकिन एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर हमारे सामने है, और वो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने हमको दिया है, और वो अभियान लाडेसर है। तो अभियान लाडेसर को भी उन्हीं ऊंचाइयों पे पहुंचाना है जिस प्रकार से अभियान उजास को पहुंचाया है।
और इसका मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक कार्य योजना बना लें। जिस प्रकार से श्रीमान सीओ साहब ने एक बात बताई थी कि पीओ साहब को ये करना है कि आपके क्षेत्राधिकार में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनको आप कार्य सौंप दीजिए बाई ऑर्डर। बहुत अच्छी बात बताई थी उन्होंने। और जब आप बाई ऑर्डर काम सौंपोगे तो एक जिम्मेदारी होगी। जैसे मैं हूँ, मेरे को काम सौंप दिया कि इस परिक्षेत्र में इतने घर, ये 20 घर संपत राम के नाम है, ये 20 घर सांगवा जी के नाम है, ये 20 घर दुर्गा सिंह जी के हैं और ये चोइल साहब के हैं, तो उन 20 घरों की मेरी जिम्मेदारी हो गई। मैं उसका जिम्मेदार हो गया कि कोई भी वहां अगर अच्छा काम होगा तो वो श्रेय मुझे मिलना है, कोई भी गलत काम होगा तो उसके लिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो ये ऐसा कर ही देना चाहिए। तो जितने भी पीओ साहबान इस बीसी के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरा आपसे पुरजोर आग्रह है कि इसको कीजिएगा। आपके पास लिस्ट है, उस पीओ क्षेत्र के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट आपके पास, उस लिस्ट को लीजिए और जितने भी घर हैं उसकी लिस्ट भी आपके पास है, बांट दीजिए। आशा सहयोगिनी है, आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, आपको देखना नहीं है कि मैं पटवारी जी को कैसे दूंगा, पटवारी जी तो बहुत बड़े नहीं, आपसे बड़े नहीं है पटवारी जी, उस क्षेत्र में आप ही बड़े हैं। आप वहां के, मैं कह रहा हूं कि उत्तरदायित्व वहन करने वाले व्यक्ति हैं और सरकार ने आपको ऐसा किया है, किसी आपके मन में नहीं, ये सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये आपको जिम्मेदारी दी है। इसका वहन कीजिएगा और आप कार्य विभाजन कीजिएगा। देखिए, कार्य जब डिसेंट्रलाइज होता है ना तो कार्य में प्रगति आती है। अकेला आदमी पीओ ही अपने सिर पे सब कुछ लबादा लिए फेरे कि नहीं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, कुछ नहीं कर सकता। आपका सिर्फ सुपरविजन होना चाहिए, आप आदेश निर्देश देने वाले होने चाहिए, काम आपकी टीम करें, काम आप अपनी टीम से करवाएं, ये आप सुनिश्चित करें। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहूँगा अभियान लाडेसर पे। तो अभियान लाडेसर में मेरा आप लोगों से ये आग्रह पूर्वक मैं विनती करना चाहूँगा आपसे कि आपके पीओ क्षेत्र में आप ये सुनिश्चित करें, ये पुनीत कार्य है, मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत ही पुनीत कार्य है, बच्चे अपने भी हैं। आप इतना सोच लीजिए कि ये जो कुपोषित बच्चा है, भगवान ना करे कि ये बच्चा मेरा होता तो क्या होता, इतना सोच लीजिए बस कि अगर ये बच्चा मेरा होता तो मैं क्या करता। तो इस तरह की भावना रख करके आप ये सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा जो कुपोषित है और कोई भी हमारी बेटी जो रक्त अल्पता एनीमिया से ग्रसित है वो छूटे नहीं। उन सब का सर्वे आप लोगों के द्वारा हो जाना चाहिए और वो सर्वे आप बिल्कुल पारदर्शिता से, कि वो तो ढाणी बहुत दूर पड़ रही है, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, ये तपती धूप है, ये है, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए डेडिकेटेडली रूप से आप इस सर्वे को संपन्न कीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने जो व्यवस्था की है वो कितनी गजब की व्यवस्था है। आपका सर्वे जो आएगा, कुपोषित बच्चे आएंगे, अति कुपोषित बच्चे आएंगे, उनकी अभी से योजना आपने बना ली है, उस योजना को इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। आए दिन एक कलेक्टर लेवल का आदमी, जो कलेक्टर एक जिले का, मैं कह रहा हूँ कि बादशाह होता है, वो लोगों से हाथ जोड़ करके दानदाताओं से कि आप हमारे बेटे बेटियों को ये पोषण की किट दीजिएगा, ये स्ट्रिप्स पड़ी हैं ये दीजिएगा। हम आए दिन देखते हैं कि और उनके आह्वान पे हर व्यक्ति देने के लिए तैयार है। हर व्यक्ति ने अपना अपने हिसाब से दान दिया है। ये जो स्ट्रिप पड़ी हैं, मैं उस मीटिंग में था और एक आदमी इतना अभिभूत होकर के, और 3000 किट, एक भामाशाह है, 3000 किट, इतना अभिभूत होकर के कि सर ये किट नहीं है, तो ये मैंने कहाँ से मंगवाई है, शायद वो कह रहे थे कि जयपुर से स्पेशल गाड़ी भेज करके और जयपुर से ये 3000 ये स्ट्रिप्स मंगाई हैं। तो इससे ज़्यादा क्या होगा। और भरमार लगी हुई है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो किट्स बनाए जा रहे हैं बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, जो हम किट वितरित करेंगे, कोई कमी नहीं होगी। मैं सोचता हूँ कि किसी भी प्रकार की कमी होने वाली नहीं है। और अति कुपोषित बच्चे हैं जिनको एमटीसी में भर्ती करवाना है, वो भी हमें करवाना है। ये आपने फोटो के द्वारा प्रेरणा ली होगी इस बात से कि वो बच्चा जो कितना कष्ट का था,
देखने में मरियल सा, जैसे कि बस ये बच्चा अब लास्ट सांसें गिन रहा है, और उसको वहाँ एमटीसी में भर्ती करवा करके वो बच्चा हंसता खेलता और वहाँ की गोद में जब अपने घर गया तो उन घर वालों को कितना आनंद की अनुभूति हुई होगी, ये आप समझ सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ मेरे शिक्षा विभाग के सभी साथियों से मैं आग्रहपूर्वक ये बात कहना चाहूँगा कि साथियों, ये मौका है हमारे कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, और हमारे ये पुनीत कार्य में एक जो यज्ञ हो रहा है, जिस यज्ञ का नाम मैं देना चाहूँगा लाडेसर, इसमें अपनी आहुति दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि आपके परिक्षेत्र में कोई भी कुपोषित बच्चा सर्वे से वंचित नहीं रहे, मेरा आपसे यही आह्वान है। तो मैं सभी साथियों से बिल्कुल आश्वस्त हूं, और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को मैं आश्वस्त पहले भी कर चुका हूं। मैं बिल्कुल इस बात के लिए कटिबद्ध कर चुका हूं कि सर हमारी टीम बिल्कुल अच्छा काम करेगी, और इस ईवीसी के माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से कलेक्टर साहब को ये कह दूंगा कि सर हमारी पूरी टीम तैयार है, और ये सर्वे बहुत ही अच्छा सर्वे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आज की वीसी में इतना ही कहना चाहूँगा, और एक बार फिर किन शब्दों में हमारे जिला कलेक्टर महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छा अभियान इस नागौर के लिए चलाया है, और ये अभियान निश्चित रूप से हम सभी की एकजुटता के साथ में, सभी की सबके प्रयास के साथ में ये अभियान सुसंपन्न होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सभी से जय हिंद कहता हुआ मेरी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा, और आगे माइक में देना चाहूँगा दुर्गा सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय सीडीओ साहब का। सीडीओ साहब की बात से आप सहमत भी होंगे और बात का मर्म जरूर समझे होंगे। सर ने एक बात स्पष्ट कही है पीओ साहिबान को, भाई आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। ग्राम पंचायत स्तर पर आपसे उच्चाधिकारी कोई नहीं है, और यही कारण है कि आपको कोर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, और आपकी निगरानी में ही ये सर्वे चलाया जा रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपके ऊपर इतना विश्वास है कि आप अगर किसी कमेटी को, किसी सर्वे को अगर आप लीड कर रहे हो, उसको हेड कर रहे हो, तो वहाँ कोई गलती नहीं रह पाएगी। अगर आप उसको थोड़ा सा भी गति देंगे, थोड़ा सा भी दिशा निर्देश के साथ में उसको टैकल करते हैं, तो हमारे सर्वे वाकई में एक मिसाल बनेगा, एक ऐसी मिसाल जो कि मेरे ख्याल से इससे पहले और कहीं पर भी नहीं हुई होगी। हम 3 डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एजुकेशन, आईसीडीएस, मेडिकल एंड हेल्थ, तीनों एक दूसरे के अनुषंगिक डिपार्टमेंट है, हाथ से हाथ जुड़े हुए हैं सबके, और तीनों का ये सामूहिक दायित्व है कि जो हम 0 से लेकर के 15-16 साल तक, जो 16 साल अगर मैं मानूँ स्कूल गोइंग बच्चों का जो स्टेज है, तो वहाँ तक हम उन बच्चों की देखभाल करते हैं। तो इस बात का आप गौर करिएगा, और अपनी शक्तियों को पहचानते हुए इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग आप दे रहे हैं, आगे भी देंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा भी है और विश्वास भी है। इसी सर्वे की एक और चीज़ जो है वो आज सुबह ही श्रीमान जिलाधीश महोदय ने निर्देश दिया था। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि जो इस सर्वे के दौरान हम जिन बच्चों को कुपोषित में चिन्हित कर रहे हैं, कुपोषित वर्ग में चिन्हित कर रहे हैं, और जिनको हम घर पर ये लाडेसन पोषण किट दे रहे हैं, उनका अगले महीने से वापस मेजरमेंट किया जाएगा। जो भी आपकी जो हमारे पास लिस्ट आई हुई है कुपोषित बच्चों के, चिन्हित कुपोषित बच्चों की, जिसमें आपने उसका मेजरमेंट बताया है कि इतना उसका माप है एमयूसी टेप का, और ये कुपोषित है, तो 1 महीने बाद जब ये उसको किट मिल जाएगा, उसके 1 महीने बाद वापस उसका रिव्यू होगा, और उस वक्त ये आकलन किया जाएगा कि वो बच्चा रेड से येलो से ग्रीन में आया है या नहीं आया है। जब तक वो बच्चा येलो जोन से ग्रीन जोन में नहीं आता है, तब तक हम उसको ये लाडेसन पोषण किट प्रोवाइड कराएंगे और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। इसलिए ये आप दिमाग में रखिए, केवल इस सर्वे को एक फॉर्मेलिटी नहीं समझिए, इस सर्वे को एक जिम्मेदारी समझिए। ये जिम्मेदारी हमें ये दिखाएगी कि हम अपने जिले के हमारे लाडेसरों के प्रति कितने
निष्ठावान हैं, कितने सचेत हैं, कितने जिम्मेदारी के साथ उनकी सोचते हैं। अब मैं हमारे माननीय उपनिदेशक महोदय श्रीमान सिकरामाराम जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आप सबको अपना संबोधन देकर अनुग्रहित करें। श्रीराम जी। समस्त CDPO, समस्त CBO साहब, समस्त ब्लॉक CMHO, ANM, आशा सहयोगनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट, लेडी सुपरवाइजर, जो भी इस वेबएक्स VC के माध्यम से सम्मानीय व्यक्ति, विभागीय व्यक्ति जो भी जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें शुरुआत में CO साहब ने बताया कि तीनों प्रकार के कार्यों पर हमें ध्यान देना है। जो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें 45+ से वालों में हमारी थोड़ी प्रगति कम है जिले की, तो उसके लिए शनिवार को विशेष अभियान चलाया जा रहा है, तो उसमें भी आप ध्यान दें। इसके साथ ही ILI सर्वे करें, क्योंकि WHO ने कहा है कि बच्चों के संदर्भ में तीसरी लहर है जिसमें बच्चों पर असर हो सकता है। इसलिए इस लाडेसर अभियान के माध्यम से हमारे आदरणीय जिला कलेक्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी साहब का उनकी ये फिक्र है, उनकी ये चिंता है कि कहीं हमारे बच्चे प्रभावित नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में समस्त जो ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं वो हर घर जाए और वहाँ पर बच्चों का, चाहे बच्चा 16 साल का हो, चाहे 11 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 6 महीने का हो, बच्चों की स्थिति का पता लगाए। इससे आमजन में ये मैसेज जाएगा कि राज्य सरकार है वो हर परिवार का ध्यान रखती है। जब हमारा स्टाफ, चाहे वो आंगनवाड़ी का स्टाफ हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे विद्यालय का हो, चाहे रेवेन्यू विभाग का हो, जब वो परिवार सर्वे में घर घर जाते हैं और लोगों से पूछते हैं तो आम जन को एक ये एहसास भी होता है कि राज्य सरकार उनका ध्यान रखती है, राज्य सरकार जो है वो अपनी लोक कल्याणकारी जिम्मेदारी निभा रही है, उनकी सहानुभूति, उनकी संवेदना हमारे साथ है। इससे एक फील गुड भी आमजन में होता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब है, उनकी संवेदनशील और पारदर्शी सरकार है, उनका ध्यान है कि राजस्थान सतर्क है और कोई भी जन है, कोई भी आदमी है वो इस कठिन समय में, संकट की घड़ी में भूखा नहीं सोना चाहिए और बीमार है तो उसका इलाज करवाया जाए। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना भी लागू की है, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है वो लगभग समस्त सरकारी और मुख्य निजी अस्पतालों में इसका प्रावधान किया गया है। इन अस्पतालों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना से जोड़ा गया है, तो इसलिए ये इसमें ध्यान है। तो मैं CO साहब श्री जोहार जी चौधरी का धन्यवाद देता हूं कि आपने विस्तार से बताया। उसके बाद में MTC के बारे में RK सुतार साहब ने बताया, उन्होंने जो है वो MUSC टैब से नाप के बताया, उनके लिए भी धन्यवाद। और CDO सर श्री संपत जी ने इसमें विस्तार से उजास अभियान, लाडेसर अभियान के बारे में बताया। और श्री बस्ती राम जी, CMHO साहब श्री मेराम जी और हमारे नोडल अधिकारी लाडेसर अभियान के CDPO साहब श्री दुर्गा सिंह जी, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सभी जो जुड़े इसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और कहना बहुत बहुत धन्यवाद DD साहब, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों से भी हमें बहुत कुछ सीखना है और हमें ये कार्य करते रहना है। जैसा मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि जैसा अभी CDO साहब फरमा रहे थे कि माननीय जिलाधीश महोदय की जो ये कर्तव्य निष्ठा, उनका जो जुझारूपन है, एंथुजियाज्म है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और साथ ही इससे हमारे सभी डिपार्टमेंट, केवल महिला बाल विकास एजुकेशन नहीं, सभी डिपार्टमेंट को उनके इस एंथुजियाज्म का, उनका
जो ओजतापूर्ण जो उनका नेतृत्व, उसका सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस अवसर को हमें भुनाना चाहिए और इस बहाने हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर जो भी कमियां हैं, चाहे वो वजन मशीन की है, जैसे एमयूएसए टाइप की कमी हमारे पास थी, वो माननीय जिलाधीश महोदय के आग्रह से भामाशाह ने हमें भेंट की और उसकी पूर्ति हो चुकी है। वैसे ही अब हमें वजन मशीन और अन्य जो चीज़ें हैं उन पर भी, जो हमारे इस इक्विपमेंट्स में जो जिनके आधार पर हम ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी अगर कमी है और कोई भामाशाह प्रेरित होता है तो इस अवसर पर हमें उसको अवश्य ही भुनाना चाहिए, मैं कहूँगा। और हमें वो चीज़ उनसे कैसे ही उनको प्रेरित करके उनसे हमें लेनी चाहिए। विभागीय बजट चूंकि बहुत कम मात्रा में आता है और बहुत काफ़ी समय से वजन मशीन का कोई न तो हमारे पास बजट आ रहा है, न कोई निदेशालय से बजट मशीन की खरीद करके हमें दी जा रही है, तो इस अवसर पर हम इनको पूरा कर सकते हैं। इस बारे में हमें जिलाधीश महोदय का जो ये नेतृत्व है उसका बहुत कुछ सहयोग मिल रहा है। आज सुबह ही मैंने श्रीमान जिलाधीश महोदय के निर्देश के पालना में माननीय विधायक मकराना से बात की थी, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा था कि देखिए मैं इसमें कोई रुचि नहीं लेता, लेकिन जिलाधीश महोदय का जो अभियान है मुझे बहुत अच्छा लगा। इस अभियान में वो ताकत है, वो एक सोच है, वो एक ऐसी उसके अंदर एक पॉजिटिविटी है कि मैं रुक नहीं पाया और मैंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि मकराना ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी कुपोषित बच्चे निकलेंगे उनको मेरी तरफ से वजन ये लाडेसर पोषण किट है वो भेंट किए जाएंगे, दिए जाएंगे। मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा सर हमारे पास वजन मशीनों की भी कमी है और हो सके तो आप हमें वजन मशीन भी अगर हमें प्रोवाइड करा सकें तो हमारा बेस है जिसके आधार पर हम बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं। तो माननीय विधायक महोदय ने कहा कि अगर मेरे एमएलए फंड से अगर ऐसी व्यवस्था हुई तो मैं उसे अवश्य करूंगा। हालांकि वो ये लाडेसर पोषण किट अपने जेब से कर रहे हैं, लेकिन वजन मशीन के लिए उन्होंने कहा कि अगर मेरा प्रावधान इसमें अगर मेरा प्रावधान अगर हुआ, मुझे मिला इस एमएलए फंड से वजन मशीन खरीदने का, उपकरण खरीदने का, तो मैं अवश्य करूंगा और अगर प्रावधान नहीं हुआ तो मैं कोई और व्यवस्था देखूंगा। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि माननीय जिलाधीश महोदय की इतनी अच्छी गुडविल है, इतना उनका एक है सबके साथ में उनका व्यवहार मान लीजिए, उनकी जो सोच है, एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिविटी। क्योंकि पॉजिटिव इंसान के पास जो हम बैठते हैं तो पॉजिटिविटी का संचार हमारे अंदर भी होता है। पहले जब ये कहा जाता था अमुक साधु संत के साथ बैठते हैं मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो यही चीज़ हमारे जिलाधीश महोदय में उनकी जो सकारात्मक सोच है, जिले के प्रति जो चिंता है, वो हमें भी कहीं ना कहीं प्रेरित करती है, उद्वेलित करती है कि हम भी उनके साथ ताल से ताल मिला करके प्रयास करें और जो उनका सपना है कि एक स्वस्थ और निरोगी नागौर हमारा बने। और जैसा कि आपने इसकी थीम लाइन्स में देखा होगा कि हम सब मिलकर के रोगों से अपने नौनिहालों को मुक्त रखें, हमारे लाडेसरों को मुक्त रखें, एनीमिक बच्चों की हम देखभाल करें और सभी और खुशियाँ हो, व्यवस्था हो, सामाजिक दायित्व सबका निर्वहन सभी लोग निर्वहन करें। तो ऐसी उनकी मंशा है और हम उसमें पूरा अपनी तरफ से जितना भी सहयोग बन सके हम अपना देंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी इस चीज़ को समझ गए होंगे और आप भी अपना पूरा 100% इस अभियान में देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज हमारे बीच पधारे सभी हमारे जो वक्ता थे, जो हमारे ट्रेनर थे, उनका भी धन्यवाद करूंगा। और अंत में मैं निवेदन करूंगा हमारे एडीओ साहब श्रीमान बस्ती राम जी से कि वो भी अपनी बात आपसे कहें। इस विषय में जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। सारी बातें हो चुकी है और मैं पुनः सभी पीओ साहिबान से आग्रह करूंगा कि वो इस सर्वे पर पूरा अपना फोकस करें और जितना हो सके उतना एफर्ट लगा के इस सर्वे को एकदम सही करवा दें ताकि अपने को कुपोषित बच्चों का और जो एनीमिक बालिकाएं हैं उनका पता चल सके। उसके आगे की सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से और विभाग की ओर से सोच के पूरी तैयारी के साथ कर ली गई है। तो मेरा पुनः आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप सर्वे में इस तरह के बच्चों को आवश्यक रूप से चिन्हित करके और प्रशासन के ध्यान में लाएं ताकि उनका आगे का इलाज किया जा सके या उनका
कुपोषण सही किया जा सके। आप सभी इस विषय से जुड़े, इसके लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद। एक ही